आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए बढ़ते हैं बिजनेस खबर के साथ। कुणाल शाह के व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बनाने के साथ दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों की अगुवाई करने वाले भारतीय मूल के कार्यकारियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रेट के फाउंडर शाह मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम में शामिल होकर इस बड़ी टेक कंपनी के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को संभालेंगे। शाह के व्हाट्सएप से जुड़ने के साथ एक और नाम भारतीय परिवेश से निकलकर सिलिकॉन वैली के शीर्ष स्तर तक पहुंचने वालों की सूची में शामिल हो गया है। इस बदलाव के साथ शाह उन खास पेशेवरों के समूह में शामिल हो गए हैं जो अरबों उपयोगकर्ताओं और खरबों डॉलर के बाजार के मूल्यांकन वाले मंचों को संभालते हैं। इससे यह बात फिर साबित होती है कि ग्लोबल डिजिटल सर्विस की अगुवाई करने के लिए जरूरी रणनीतिक सोच के लिए भारतीय प्रतिभा की मांग बढ़ रही है। कुणाल शाह और क्रेट और मेटा की मेगा डील को लेकर विस्तार से जानकारी देते हैं फिटनेस प्लेटफॉर्म CRED के फाउंडर और एंटरप्रेन्योर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बनाया गया है। यह नियुक्ति मेटा द्वारा उनके फिटनेस वेंचर में बड़े निवेश की घोषणा के बाद हुई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 2.5 महीने में कपड़े, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल्स में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात का भी संकेत है कि लोग अब अपनी पसंद की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हालांकि कंपनियों ने चेतावनी दी है कि मानसून की अनियमितताओं और बढ़ती महंगाई आने वाले महीनों में मांग पर असर डाल सकती है। कपड़े बेचने वाली कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले सेल्स में 12 से 14% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि व्हाइट गुड्स बनाने की वाली कंपनियों ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग में 17 से 18% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल एसी की बिक्री घटी थी और रेफ्रिजरेटर की बिक्री में सिंगल डिजिट में बढ़ोतरी हुई थी। जीएसटी रेट्स में कटौती और कपड़ों की स्थिर कीमतों से मदद मिली। ईरान वॉर से बढ़े जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई की चिंताओं के बीच गर्मी के मौसम वाले प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग ने रिकवरी में मदद की है। डिपार्टमेंट स्टोर चेन लाइफस्टाइल इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव देवरानंग ने अय्यर ने ईटी की रिपोर्ट ने कहा कि मौजूदा तिमाही में बिक्री बहुत जबरदस्त रही है और पिछले साल के मुकाबले इसमें डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई और कंपनी की मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर की कमी हुई है। यह गिरावट तब आई जब एलन मस्क की कंपनी ने कहा कि वह पहली बार इन्वेस्टमेंट ग्रेड ब्रांच बेच रही है। माना जा रहा है कि कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लेने की शुरुआत है। खास बात तो यह है कि लगातार 3 दिनों की गिरावट की वजह से स्पेस एक्स की वैल्यूएशन में यूएई ने और नॉर्वे की कुल जीडीपी के बराबर की गिरावट देखने को मिली। आखिरकार सेंसेक्स के शेयर और उसकी वैल्यूएशन को लेकर किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को स्पेसएक्स के शेयर 16% गिरकर $154.60 पर बंद हुए, जो कंपनी की ट्रेडिंग के पहले दिन के बाद से सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट के साथ 3 दिनों में कुल नुकसान 23% हो गया है। इस दौरान कंपनी की वैल्यू में $600 अरब से ज्यादा की कमी आई है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन से थोड़ा ही ज्यादा है। जोनस ट्रेडिंग के चीफ मार्केट स्ट्रेटजिस्ट माइकल ओ रुकरे ने कहा कि अब बेचने वालों का दबा है। जहां एक और अमेरिका और ईरान के अधिकारी शांति वार्ता का कर रहे हैं और एक नतीजे पर पहुंचने के लिए बातचीत तरीका अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिकी कांग्रेस से एक ऐसी डिमांड कर डाली जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। जी हाँ, पेंटागन ने सीनेट को बताया कि उसे लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 7.50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ईरान के खिलाफ अमेरिकी वॉर के खर्च पूरा करने के लिए होगा। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले से ही मांगे जा रहे भारी सैन्य खर्च में और बढ़ोतरी करेगा। व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट और बजट ऑफिस ने भी अभी तक कांग्रेस से औपचारिक अनुरोध नहीं किया, लेकिन रक्षा सचिव पीट हेग से कैपिटल हिल में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें सोमवार शाम की मुलाकातें भी शामिल हैं। एपी की रिपोर्ट में स्थिति को वाकिफ के 2 लोगों के नाम चुनाव प्रकाशित करने की शर्त बताया गया कि रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ उप सचिव ने पिछले हफ्ते सेंटरों और को ईरान के लिए फंडिंग के अनुरोध के बारे में बताया था। इस घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी।
सोमवार की सुबह कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $82 प्रति बैरल पार कर गए थे, लेकिन बाजार बंद होते होते कीमतें एकदम से धड़ाम हो गई और आंकड़ा $77 पर आ गया। वैसे सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट के बंद होने से खाड़ी देशों का कच्चा तेल $76 प्रति बैरल पर भी आ गया था। वास्तव में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह सोमवार को यूएई और ईरान के अधिकारियों के बीच बैठक रही, जिसे काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। आंकड़ों को देखें तो बीते 24 घंटे में कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। भले ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पर कोई सहमति नहीं जताई, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ईरानी तेल को 2 महीने के लिए और राहत दे दी है, जिसकी वजह से सप्लाई को लेकर चिंताएं दूर हुई हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच टेंशन भी कम होने के संकेत मिले हैं। इससे पहले जहां ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद करा दिया था, वहीं दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला करने की भी धमकी दी थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर आपके स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन और सेना की मिसाइलों तक आज हर आधुनिक तकनीक क्रिटिकल मिनरल्स पर टिकी है। इस अहम बाजार पर अब तक चीन का एक छत्र राज रहा है, लेकिन अब भारत ने इस निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने की बड़ी तैयारी कर ली है। हाल ही में नई दिल्ली में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने $20 अरब के क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर मुहर लगाई है। इस भारी भरकम निवेश का सीधा मकसद खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग का एक मजबूत ढांचा तैयार करना है, जिससे दुनिया भर की सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके और भारत को नए ग्लोबल हब के रूप में खड़ा किया जा सके। दुनिया भर में जो भी दुर्लभ खनिज निकाले जाते हैं, उसकी रिफाइनिंग क्षमता का 80% हिस्सा के लिए चीन कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस में काम आने वाले परमानेंट मैग्नेट के उत्पादन में तो चीन की हिस्सेदारी 94% है। साल 2023 में चीन ने इसी एकाधिकार का फायदा उठाते हुए इन खनिजों के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि इस अहम तकनीक को किसी एक देश की दादागिरी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों और संस्थाओं के लिए एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। वित्त वर्ष 2026 से टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए बैंक खाते को वैलिडेट करने का एक नया नियम लागू किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रियल टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है, लेकिन शुरुआत में ही इस नए सिस्टम में एक ऐसा तकनीकी पेंच फंस गया है, जिसके कारण करोड़ों रुपए का टैक्स रिफंड अटक गया। वजह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि महज बैंक खाते में दर्ज नाम का बहुत लंबा होना है। दरअसल बैंकों के सिस्टम खाते के नाम में 100 अक्षरों तक की अनुमति देते हैं, जबकि एनपीसीएल का नया सिस्टम सिर्फ 50 अक्षरों को ही सपोर्ट कर रहा है। यह पूरी अड़चन तो अलग अलग तकनीकी पैमानों के आपस में न मिलने के कारण खड़ी हुई है। एक तरफ जहां बैंक अपने ग्राहकों को खातों के आधिकारिक नाम में 100 कैरेक्टर तक इस्तेमाल करने की छूट देते हैं, वहीं रिफंड को मजदूरी देने वाला एनपीसीए का चेरिफिकेशन सिस्टम 50 कैरेक्टर पर ही आकर रुक जाता है। जब सिस्टम बैंक खाते के नाम का मिलान करता है तो नाम की लंबाई अलग अलग होने के कारण मिसमैच का एरर दिखाई देने लगता है। इस एक साधारण सी तकनीकी खामी के कारण अकाउंट का वैलिडेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार वर्ष 2025-26 के दौरान मार्च 2026 के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में आए आंधी तूफान, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करते हुए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3.96 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री के अधिकारी आवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आकस्मिक वर्षा, आंधी तूफान और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित किसानों को अपने संसाधनों से हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान योजना केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास, स्थिरता का संचार करने का भी माध्यम है। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में आई प्राकृतिक आपदा से राज्य के 13 जिलों सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर में 33% से अधिक फसल क्षति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से पेश नए आधार मोबाइल ऐप को 5 महीने के भीतर ही 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से करीब 40 लाख उपयोगकर्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर को ऐड किया, जबकि लगभग 8.5 लाख लोगों ने पते में मॉडिफिकेशन की सुविधा के लिए इसका उपयोग किया। प्राधिकरण ने कहा कि 5 महीने पहले पेश किए गए इस ऐप को देश भर में तेजी से स्वीकृति मिल रही है और इसका बढ़ता उपयोग इस पर लोगों के बढ़ते भरोसा जताता है। यह नया आधार ऐप स्मार्टफोन के जरिए मोबाइल नंबर और पते को ऐड करते समेत कई सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें मौजूद क्यूआर कोड के माध्यम से संपर्क विवरण डिजिटल रूप से साझा करने की सुविधा भी है, जिससे विजिटिंग कार्ड रखने की जरूरत खत्म हो जाती है। यूआईडीएआई के नए आधार ऐप में पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ और हाईटेक है। आपको बता दें, पहले आधार ऐप में सत्यापन के दौरान यूजर्स की पूरी जानकारी सामने आ जाती थी, लेकिन नए आधार ऐप में केवल जरूरी जानकारी शेयर की जाती है। इसके साथ ही यूआईडीएआई का नया ऐप फास्ट, सेफ और स्मार्ट डिजिटल एक्सपीरियंस देता है। देश भर में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून की चाल काफी धीमी हो गई है। आमतौर पर मानसून 20 जून तक उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये समय आगे नहीं बढ़ पाया। कई जगहों पर बारिश कमजोर है और कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी तेज है। मौसम विभाग और हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2026 में देश में बारिश सामान्य से कम हुई है, जिससे खेती और महंगाई दोनों पर असर पड़ सकता है। इस बार मानसून की रफ्तार कई कारणों से धीमी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम से आने वाली मौसम प्रणाली ज्यादा सक्रिय है और समुद्र से आने वाली हवाओं का सिस्टम कमजोर है, जिससे बारिश आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार जून 2026 के पहले हिस्से में बारिश लगभग 25% से 32% तक कम रही है। कुछ राज्यों में यह कमी और ज्यादा है, खासकर मध्य और उत्तर भारत में। इसके अलावा प्रशांत महासागर में एल नीनो जैसी स्थिति भी मानसून को कमजोर कर सकती है। इसी वजह से बारिश का पैटर्न असमान है, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं बहुत कम। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में मानसून की देरी देखी जा रही है। केंद्र सरकार जल्दी कोचिन शिपयार्ड के लिए ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस लाने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि सरकार इस कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। निवेशकों के नजरिए से देखें तो यह खबर एक शानदार अवसर में तब्दील हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ये शेयर मौजूदा भाव से करीब 6 से 8% की छूट पर बाजार में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार विनिवेशन योजना के तहत कोचिन शिपयार्ड में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। इस खबर के बाहर आते ही बाजार में इस कंपनी के शेयरों पर बिकवाली का असर देखने लगा है। हालांकि शुरुआती झटके के बाद शेयर ने शानदार वापसी की। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक 1.54% के तेजी के साथ 1480.60 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ऑफर फॉर सेल किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने का एक पारदर्शी तरीका होता है। सूत्रों का कहना है कि कोचिन शिपयार्ड के इस ओफेस में निवेशकों को मौजूदा बाजार मूल्य से 6 से 8% तक का सीधा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपको बैंक शाखा जाकर पैसे जमा करने, चेक क्लियर कराने या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जैसे जरूरी काम निपटाने हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। जून महीने के आखिरी हफ्ते में देश के कई राज्यों में लगातार 3 दिनों तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। आगामी 26 जून से लेकर 28 जून तक बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहने वाली हैं। हालांकि आम ग्राहकों की सहूलियत के लिए डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं इस दौरान बिना किसी रुकावट के 24 घंटे चलती रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 22 से 25 जून तक देश भर के सभी सरकारी और निजी बैंक समान रूप से खुले रहेंगे। इन 4 दिनों में सभी रूटीन बैंकिंग सेवाएं नियमित तरीके से संचालित होंगी। असल में छुट्टियों का सिलसिला 26 जून से शुरू हो रहा है, जब मुहर्रम के अवसर पर कई राज्यों और शहरों में बैंकों में अवकाश रहेगा। ध्यान रहे कि ये छुट्टी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होती है, इसलिए ग्राहकों को अपने स्थानीय शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए। इससे ठीक अगले दिन 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।